हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर योरसेल्फ। मैं हूं मनिका बिस्ट और आज हम करने जा रहे हैं यूनिट 3 ऑफ बेसिक्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट का। अब देखो, इस यूनिट का नाम है आपका टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया। तो देखो, सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि एडवर्टाइजिंग मीडिया आखिरकार कहते किसे हैं, है ना। उसके बाद ही तो आप टाइप्स जान पाओगे। तो सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो एडवर्टाइजिंग मीडिया जो होता है वो प्लेटफॉर्म होता है या वो चैनल होता है जिसके जरिए आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस को अपने टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचा पाओ। ठीक है जी। अब देखो, इसके मेन गोल्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका मेन गोल होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन या सर्विसेज की इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा सको, है ना। तभी तो हम मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, नहीं तो एडवर्टाइजिंग करने की ज़रूरत ही क्या थी, है ना। अब देखो, साथ ही साथ आपका मेन मोटिव क्या है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग जो है वो इस प्रोडक्ट को, पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो आपका है उसको खरीदे, सर्विसेज को यूज़ करें, है ना। अब देखो, अगर हम बात कर लेते हैं एडवर्टाइजिंग मीडिया की तो इसे ब्रॉडली दो कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, पहला है आपका ट्रेडिशनल मीडिया, दूसरा है आपका डिजिटल मीडिया। ट्रेडिशनल मीडिया वही मीडिया होता है जो आप सोच रहे हो, जो कि परंपरागत रूप से चलता आ रहा है, यानी कि पहले भी वो मीडिया इस्तेमाल होता था और आज भी वो मीडिया इस्तेमाल हो रहा है। अब देखो, ये मीडिया जो है पुराने टाइम से भी चलता आ रहा था और आज भी चलता आ रहा है, और जनरली इसके पास ना लार्ज अमाउंट ऑफ ऑडियंस है, ऑफलाइन ऑडियंस होती है। ठीक है, एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपका हो सकता है न्यूज़पेपर। अब देखो, इसके अंदर ही आपके सब डिवीजन किया गया है। जैसे ट्रेडिशनल मीडिया के अंदर आपका प्रिंट मीडिया आ जाता है, ब्रॉडकास्ट मीडिया आ जाता है, आउटडोर मीडिया आ जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रिंट मीडिया क्या होता है। तो देखो, प्रिंट मीडिया के बारे में अगर हम जाने तो सबको ही पता है कि प्रिंट मीडिया का एग्जाम्पल है आपका न्यूज़पेपर, मैगजीन, ब्रोशर एंड लीफलेट्स। अब देखो, प्रिंट मीडिया जो होते हैं वो हर जगह अवेलेबल होता है, आप सभी को पता है, और पहले से ही, बहुत पहले से ये एग्जिस्ट कर रहा है, इंक्लूडिंग न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स। ठीक है, साथ ही साथ आपके ब्रोशर्स हो गए या लीफलेट्स हो गए, आमतौर पर क्या होता है वो किसी स्पेसिफिक प्रमोशनल इवेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं या डायरेक्ट मार्केटिंग के लिए, या आप कह सकते हो कि लोकलाइज एडवर्टाइजिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब अगर हम मेरिट्स की बात की जाए कि क्या क्या इनके फ़ायदे हैं, है ना। तो देखो, एक तो ये होता है कि टेंजिबल होता है ये, और कहीं फ्यूचर रेफरेंस के लिए रखा जा सकता है। अगर हम न्यूज़पेपर की बात की जाए, मैगजीन्स की बात की जाए, साथ ही साथ ये क्रेडिबल होते हैं, स्पेशली फॉर लोकल बिजनेस एंड और नीश मार्केट। ठीक है, नीश मार्केट हम पहले पढ़ चुके हैं, मार्केटिंग फॉर बिगिनर्स में। उसके बाद हम बात कर लेते हैं टारगेटेड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, साथ ही साथ आपका एक और मेरिट है इसका कि टारगेटेड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे कि स्पेसिफिक मैगजीन्स का और लोकल न्यूज़पेपर्स का। अब डीमेरिट्स की बात कर लेते हैं कि क्या क्या इसके नुकसान हैं। तो देखो, आज के टाइम पे क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो यंगस्टर्स है, यंग ऑडियंस है, उनमें ना रीडिंग हैबिट्स जो है वो डिक्रीज होती जा रही है। तो इस वजह से ये जो है ना, एक तरीके से हमारे लिए या एडवर्टाइजमेंट जो भी करा रहा है उसके लिए नुकसानदेह है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं तो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग भी ज़्यादा आती है ना। दूसरा डिमेरिट ये हो गया, ये किसी भी न्यूज़पेपर को प्रिंट कराना, फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट कराना, तो इन सारी चीज़ों में ज़्यादा खर्चा आ जाता है। साथ ही साथ लिमिटेड रीच इन सम केसेस, है ना। आप देखोगे न्यूज़पेपर जो है अब क्या है, उसकी शेल्फ लाइफ भी कम होती है, साथ ही साथ लोगों तक ज़्यादा वो, अब न्यूज़पेपर जो है ना वो बंद होने शुरू हो गए हैं, डिजिटल न्यूज़पेपर आ गए हैं अगर आप कहो तो। ठीक है, डिजिटल न्यूज़पेपर्स अलग चीज़ है, प्रिंट मीडिया में ही आएगा, बट वो थोड़ा सा अलग चला जाता है यहाँ से। ठीक है, अगर मैं ऐसे जो फिजिकल न्यूज़पेपर्स है उनकी यहाँ पे बात की जा रही है। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रॉडकास्ट मीडिया। ब्रॉडकास्ट मीडिया में आपका टेलीविज़न आ जाता है और रेडियो आ जाता है, रेडियो एड्स आ जाते हैं। अब देखो, ब्रॉडकास्ट मीडिया की बात की जाए तो ये इन्वॉल्व करता है टीवी और रेडियो, जो कि लार्ज ऑडियंस तक पहुंच सकती है। अब टीवी में आपको पता है कि इमेजेस भी होते हैं, साउंड भी होते हैं, जबकि रेडियो में क्या होता है, सिर्फ ऑडियो होता है अपनी टारगेटेड ऑडियंस के लिए। अब देखो, जब हम बात करते हैं मेरिट्स की ब्रॉडकास्ट मीडिया की, तो देखो, सबसे पहला इसका एक तरीके से कह सकते हैं फ़ायदा है कि ये लार्ज ऑडियंस तक पहुंच सकता है। आपको पता है, रेडियो जो ऐसी जगह पर भी चलता है जहां पर आप, मतलब आजकल के जो एडवर्टाइजिंग के जो मीडिया है ना वो भी अवेलेबल नहीं हो पाते, तो रेडियो वहाँ तक भी उसकी पहुँच है। साथ ही साथ कहा जा सकता है कि ब्रांड की अवेयरनेस फैलाने के लिए, ठीक है, साथ ही साथ इमोशनल एंगेजमेंट क्रिएट करने के लिए भी बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ एक और चीज़ है इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पर क्या हाई लेवल ऑफ क्रिएटिविटी पॉसिबल है, स्पेशली टेलीविज़न में। ठीक है जी। अगर डीमेरिट्स की बात की जाए ब्रॉडकास्ट मीडिया की, तो ये जो होता है वो एक्सपेंसिव होता है,
प्रोड्यूस करने के लिए और ब्रॉडकास्ट करने के लिए। साथ ही साथ देखो यहाँ पर ना एक डीमेरिट सबसे बड़ा यही है कि आप टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचना आपके लिए ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर मीडियम या अदर मीडिया, ठीक है। साथ ही साथ बात की जाए तो ये लिमिटेड एक्सपोजर टाइम होता है स्पेशली ऑन टेली। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है आउटडोर मीडिया। इसे आउट ऑफ हाउस या होम एडवर्टाइजिंग भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है ना आपको बाहर देखने को दिखाई देते हैं, जैसे कि आपका बिलबोर्ड्स हो गया, होर्डिंग्स हो गई, ट्रांजिट्स ऐड हो गए और वॉल आर्ट हो गए। वॉल आर्ट आज के टाइम पर तो बहुत ज़्यादा फेमस है और ट्रेडिशनली ये चलता आ रहा है। अब आप देखोगे कि जैसे ही आपका न्यू सेशन स्टार्ट हो चुका है तो ज़्यादातर स्कूल्स क्या करते हैं, अपने वॉल आर्ट करवाते हैं पेंटर्स के द्वारा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करें, एडमिशन अपने स्कूल में करा पाए। तो ये एडवर्टाइजमेंट ही तो है एक तरीके का, ठीक है जी। अब देखो जब हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की, तो आउटडोर मीडिया जो होता है वो इंक्लूड करता है एडवर्टाइजमेंट जो कि हाई ट्रैफिक एरियाज पे कराई जाती है। जैसे कि आपका हो गया बिलबोर्ड्स, आपको ज़्यादातर हाईवेज पे दिखाई देंगे, बसेस पर एड्स दिखाई देंगे, आपको सबवे स्टेशन पर एड दिखाई देगा, और वॉल आर्ट आपको दिखाएगा अर्बन स्पेस में, जो कि आप डेली, ठीक है, ये सारी सिटीज़ में देखते हो। इसके बाद मेरिट्स की बात की जाए तो देखो 24/7 अवेलेबल होता है। कोई ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम के लिए चलेगा, कुछ टाइम के लिए नहीं चलेगा। वो आपका एक बार वॉल आर्ट करा दिया तो वो रहता ही है जब तक वो फेड ना हो, वो अलग बात है, ठीक है। या बिलबोर्ड्स है आपका, बिलबोर्ड जितने टाइम के लिए आपका पैसा दिया होगा 24/7 वो एडवर्टाइजमेंट करता ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि बिलबोर्ड अपने आप हट जाएगा शाम को और सुबह वापस से लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। 24/7 एक्सपोजर होता है। इसके बाद बात की जाए तो एक्सीलेंट फॉर ब्रांड रिकॉल एंड विजिबिलिटी, ठीक है, ये दिखाने के लिए कि हाँ हम एग्जिस्ट करते हैं और ब्रांड की विजिबिलिटी को दिखाने के लिए। साथ ही साथ आप ये कह सकती हो कि ये अच्छा होता है किसी भी नए ऑडियंस तक, या आप कह रहे हो ना कि या आप देखते हो कि बिलबोर्ड जो लगे होते हैं वो हाईवे पे लगे होते हैं, तो जो भी न्यू कस्टमर्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ईजी हो सकता है, ठीक है, और न्यू कस्टमर्स बनाने के लिए भी ये आसान हो सकता है, ठीक है, अच्छा है एक तरीके से। अब डीमेरिट की बात की जाए तो देखो लिमिटेड स्पेस होता है इंफॉर्मेशन के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना ज़रूर कि देखो आप जो भी बिलबोर्ड बना रहे हो, वॉल आर्ट बना रहे हो, उसमें आपको शॉर्ट मैसेज और विजुअल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वही शॉर्ट मैसेज और विजुअल्स जो होंगे वो आपके कस्टमर्स को बताएंगे या टारगेटेड ऑडियंस को या ऑडियंस को बताएंगे कि आप क्या कहना चाह रहे हो। दूसरा डीमेरिट है जो कि मैंने आपको वेदर से रिलेटेड बताया कि अगर देखो फेड हो गया तो उसके बाद उसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा नहीं रहेगा, कोई देखना भी उसको पसंद नहीं करेगा। साथ ही साथ देखो इसकी एफिशिएंसी डायरेक्टली मेजर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट मीडिया की ओर बढ़ते हैं जो कि है आपका डिजिटल मीडिया। यहाँ तक आपका पूरा का पूरा फिनिश हो चुका है। ट्रेडिशनल मीडिया 3 ही चीज़ें आती हैं इसमें, उसके बाद नेक्स्ट आपका डिजिटल मीडिया आ जाता है। डिजिटल मीडिया रेफर्स टू एडवर्टाइजिंग चैनल दैट आर इंटरनेट बेस्ड एंड मेक यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू टारगेट स्पेसिफिक ऑनलाइन ऑडियंस, ठीक है, जो आजकल के टाइम पे बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो देखो सबसे पहले इसमें आ जाता है इंटरनेट एडवर्टाइजिंग। तो देखो इसमें एग्जांपल की बात की जाए तो डिस्प्ले एड्स हो गया, सर्च इंजन मार्केटिंग हो गया और ईमेल मार्केटिंग हो गया, ठीक है। अब आपको इसी से पता चल जाएगा कि इसकी एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी ऐड आपको इंटरनेट पे दिखाई देते हैं वो इंटरनेट एडवर्टाइजिंग कहलाते हैं, ठीक है। जैसे गूगल एड्स हो गए, ईमेल कैंपेन्स जो चलाए जाते हैं टारगेटेड ऑडियंस के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए, बेस्ड ऑन देयर ब्राउजिंग बिहेवियर, ठीक है। अब आप देखोगे जब भी आप यूट्यूब पे कुछ पर्टिकुलर चीज़ें सर्च करते हो या गूगल पे कुछ पर्टिकुलर चीज़ें सर्च करते हो या किसी भी प्लेटफॉर्म पे कुछ पर्टिकुलर चीज़ें सर्च करते हो तो बाद में आपकी फीड में ना वही आना शुरू हो जाता है। तो ये क्या है, एक तरीके से आपके ब्राउजिंग बिहेवियर के तौर पर आपको वो वही चीज़ परोसी जा रही है ताकि आप उससे अट्रैक्ट हो। और एट द एंड मैंने जो हमेशा से बताती आ रही हूँ फर्स्ट वीडियो से ही कि आप उनके प्रोडक्ट और सर्विस को इस्तेमाल करो या एक बार चेकआउट तो करो, ठीक है। तो देखो सबसे पहला इसका फ़ायदा ये हो सकता है कि मैंने कि जैसे बताया ब्राउजिंग फीचर के हिसाब से ये आपको वही चीज़ परोसेगा जो आपको पसंद है। तो ये एक हो गया इसका प्लस पॉइंट। दूसरा इसका फ़ायदा है कि ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है, ठीक है। तीसरा इसका फ़ायदा है कि ये जो होता है इसको ना रियल टाइम परफॉर्मेंस को ट्रैक करना बहुत ज़्यादा इसमें आसान होता है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल वाला जो मीडिया था। अब डीमेरिट की बात की जाए, अब देखो आज के टाइम पर क्या होता है, आप लोग भी ना अब एड्स को ब्लॉक कर देते हो। तो ये जो ये जो ब्लॉक करने का सिस्टम है ना, ये बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है एडवर्टाइजर्स के लिए, ठीक है, क्योंकि उसके बाद तो उनका एड्स आपके सामने आएंगे ही नहीं। दूसरा इसका डीमेरिट है कि जब लगातार आप एडवर्टाइजमेंट को दिखाते जाते हो किसी पर्टिकुलर ब्रांड के लिए या
किसी पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, तो वो चीज़ ना कस्टमर को इरिटेट भी कर सकती है एक तरीके से, ठीक है। तीसरा इसका आप कह सकती हो कि मतलब एक तरीके से ये कह सकते हैं कि कस्टमर ना फिर थक जाता है उस चीज़ से कि नहीं देखना, और उसके बाद एट द एंड वो आपकी ब्लॉक करने के सिस्टम पे ही बढ़ जाएगा। तो ये भी हमारा डीमेरिट बन सकता है। साथ ही साथ अगर कहा जाए तीसरा डीमेरिट, तो देखो अगर आपने सही ढंग से एडवर्टाइजमेंट नहीं बनाया ना, तो ये आपकी इंगेजमेंट को भी कम कर सकता है। तो इसीलिए आपका वेल डिज़ाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने एडवर्टाइजमेंट को बेस्ड ऑन योर टारगेटेड ऑडियंस। सारा खेल टारगेटेड ऑडियंस का है। अगर आप उन्हें कंट्रोल कर लो तो आपका प्रोडक्ट और सर्विस बिकेगा, और अगर आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाओ तो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज नहीं बिकेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग। तो देखो जो भी एडवर्टाइजिंग आपकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ये सारे प्लेटफॉर्म्स पर होते हैं ना, उन्हें आप सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग के नाम से जानते हो, ठीक है। अब देखो सोशल मीडिया के बारे में अगर आपको बताया जाए तो आप सभी को पता है ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, और सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है ऐसे ऐड जो अपने ऐप पर दिखाए जाते हैं, जैसे कि जहाँ पे लोग ज़्यादातर अपना टाइम स्पेंड करते हैं, जैसे कि आपका इंस्टाग्राम हो गया। आज के टाइम पे ऐसा कोई भी नहीं होगा, बहुत कम लोग हैं जो इंस्टाग्राम पे अपना टाइम स्पेंड नहीं करते। ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या कर रहे होते हैं, इंस्टाग्राम पर रील्स देख रहे होते हैं, है ना। फेसबुक तो पहले के टाइम पे चलाया जाता था, इतना अब नहीं है। अब वो ट्रेंड किसने ले लिया है, इंस्टाग्राम ने ले लिया है। तो देखो इस सोशल मीडिया ऐप्स पर आप अपने एडवर्टाइजमेंट को जब भी चलाओगे तो उससे क्या होगा, आपकी कस्टमर रीच बढ़ेगी, ठीक है। तो इसीलिए आज के टाइम पर सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे क्या होता है, लोगों के इंटरेस्ट और उनके बिहेवियर और साथ ही साथ उनके एज और लोकेशन के हिसाब से, ये सारे डेटा के हिसाब से क्या किया जाता है, उन्हें टारगेट किया जाता है, ठीक है। अब देखो सिंपल से कहा जाए अगर मेरिट्स की, तो ये ऐड जो होते हैं ना वो बिल्कुल सही लोगों के तक पहुंचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है, मैंने आपको अभी एक चीज़ पहले बताई थी कि सोशल मीडिया पे क्या होता है, आप जिस चीज़ को देखते हो आपको वही चीज़ परोसी जाती है, तो वही एक मेरिट हो गया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का। साथ ही साथ ये क्या होता है, ये एड्स जो होते हैं वो इंटरेस्टिंग होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप इसमें ना देखते हो पोल्स, वीडियो स्टोरी पर, और वीडियोस के थ्रू पर कस्टमर को या एंगेज इंस्टाग्राम किया स्टोरीज जाता है या पर, टारगेटेड ये सारी ऑडियंस चीज़ों को के थ्रू एंगेज क्या किया जाता है। किया जाता है। साथ ही साथ ये जो होते हैं रिलेटिवली टीवी पर जो आपके एड्स दिखाए जाते हैं या अदर ट्रेडिशनल मीडिया के मीडिया पर जो एड्स दिखाए जाते थे, उससे ये सस्ते होते हैं। देखो बात कर लेते हैं डीमेरिट्स की। तो देखो कोई भी अगर कोई ऐड है ना, तो उसे बार बार आपको क्या करना पड़ेगा, प्रमोट करना पड़ेगा, नहीं तो वो लोगों के सामने से हट जाता है, ठीक है। तो ये उसका डीमेरिट हो गया। दूसरा, आज के टाइम पर जो स्किप करने की जो प्रॉब्लम है लोगों में, है ना, जल्दी जल्दी चीज़ों को स्किप कर देते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट भी हम लोग आमतौर पे तो बहुत जल्दी स्किप कर देते हैं। तो ये जो स्किपिंग की जो प्रॉब्लम है ना, वो यंगर ऑडियंस में ज़्यादा देखी जाती है, और इस वजह से क्या होता है, एडवर्टाइजर्स का नुकसान होता है। साथ ही साथ अगर आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट भेज रहे हो, ठीक है, आपने कोई भी एडवर्टाइजमेंट चलाया, तो वो अपडेटेड होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ना क्या होता है कि ऐसे एड्स को, जो भी आप ऐड चला रहे हो, उसे नया बनाना पड़ता है, क्योंकि इससे क्या होता है, लोग ना बोर हो जाते हैं पुराने एड्स को देख देख कर, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मोबाइल एडवर्टाइजिंग की। तो देखो जो भी एडवर्टाइजिंग आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं, वो सारे के सारे मोबाइल एडवर्टाइजमेंट के अंदर आ जाते हैं। जैसे कि आपके इन ऐप एड्स हो गए, मोबाइल बैनर एड्स हो गए, एसएमएस मार्केटिंग हो गई, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो होप सो आपको समझ आया होगा कि मोबाइल एडवर्टाइजिंग होता क्या है, ठीक है। अब देखो इसके मेरिट्स की बात की जाए, इसके फ़ायदे की बात की जाए, तो देखो आज के टाइम पे आपको पता है कि लोग जो है, बहुत सारे लोग, ज़्यादातर लोग तो स्मार्टफोन यूज़ करते ही हैं। तो इससे क्या होता है कि आप कोई भी ऐड को ना तुरंत लोगों तक पहुंचा सकते हो, ठीक है जी। ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। ये है कि तो देखो इससे दूसरा क्या फायदा होता अब ये है, हो इस गया कि इसमें एडवर्टाइजमेंट लोकेशन से, बेस्ड टारगेटिंग मोबाइल होती है जो कि इम्प्रूव करती है एडवर्टाइजमेंट से रिलेवेंसी ऐड को। को हाई एंगेजमेंट विद पर्सनलाइज कंटेंट। आपको पता है कि सोशल मीडिया पर क्या होता है, पर्सनलाइज कंटेंट आपको दिखाया जाता है, तो मोबाइल एडवर्टाइजमेंट्स में भी ये एक मेरिट है। अब देखो जब पर्सनलाइज कंटेंट होगा तो लोग खुश होंगे कि ये तो मेरी पसंद का है, और उसे परचेज कर लेंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं डीमेरिट की। डीमेरिट क्या होता है, अब देखो आपको पता है कि मोबाइल स्क्रीन छोटी सी होती है, तो उसमें ना एडवर्टाइजमेंट के लिए लिमिटेड स्पेस होता है, तो ये आपका हो गया पहला डीमेरिट। अब दूसरा है आपका, अगर कोई भी एडवर्टाइजमेंट है वो बार बार ऐड आपको दिखता जा रहा है, तो लोग ना उससे परेशान भी हो जाते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका दूसरा डिमेरिट। तीसरा डिमेरिट अगर बात की जाए, तो ये आपका हो सकता है कि ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि मोबाइल एडवर्टाइजमेंट ने सच में कितने ऑफलाइन जो शॉपिंग मॉल्स है या शॉपिंग सेंटर है, वहाँ पर सेल्स उससे इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, मतलब डाटा कलेक्शन की यहाँ पे बात की जा रही है, कितना इम्पैक्ट पड़ा है, वो कलेक्ट करना उस डाटा को थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका अदर टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया, जिसमें सबसे पहले आपका आ जाता है डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग।
अब देखो ये एडवर्टाइजिंग जो मेल, आप जिस मेल के बारे में सोच रहे हो ये वो वाला मेल नहीं है, ये दूसरा मेल है। यानी कि जो भी कैटलॉग्स हो गए, आपके पोस्टर्स हो गए, ब्रोशर्स हो गए, प्रमोशनल लेटर्स हो गए, वो सारी चीज़ें आपके फिजिकल फॉर्म में आपके एड्रेस पर भेजी जाती है किसी भी चीज़ को एडवर्टाइज करने के लिए, तो वो आपके डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग में आ जाते हैं। ठीक है, तो होपफुली आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या होता है। अब देखो जब हम बात करें इसके मेरिट्स की, तो ये क्या होता है, अब ये ऐड जो होते हैं वो ना पर्सनल फील कराते हैं कि आपको पर्टिकुलरली घर पे देखे जा रहे हैं भाई, इससे अच्छी चीज़ क्या होगी। तो ये क्या करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं किसी कंपनी के और कस्टमर के बीच में। साथ ही साथ ये टेंजिबल होते हैं विच कैन इंक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ रिटेंशन। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो लोकल टारगेटिंग के लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। डिमेरिट की अगर बात की जाए तो देखो कई सारे लोग जो है ना, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये सारी कुछ एडवर्टाइजिंग को आप देखोगे, जो भी ब्रोशर्स आते हैं आपके घर पे, गलती से किसी ने, गलती से क्या जानबूझ के दिए जाते हैं, तो वो अगर आपके घर पे आ जाए तो आप लोग क्या करते हो, उसे कूड़ा समझ के डस्टबिन में डाल देते हो कि ये तो बेकार है, कौन पढ़ता है, खोल के भी कभी कभी नहीं देखते हैं लोग। तो ये सारे क्या है, एक डीमेरिट है। साथ ही साथ अब देखो यहाँ पे पेपर प्रिंट हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, खर्चा आएगा, इसीलिए ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, डीमेरिट हो गया। साथ ही साथ देखो इसमें पेपर वेस्ट भी हो रहा है, इसलिए ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी नहीं है। अब नेक्स्ट हम टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो है आपका सिनेमा एडवर्टाइजिंग। सिनेमा एडवर्टाइजिंग जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, थिएटर और मूवी शुरू होने से पहले जो भी आपको एड्स दिखाए जाते हैं वो सारे सिनेमा एडवर्टाइजिंग में आ जाते हैं। इसके मेरिट की अगर बात की जाए तो लोग जो है ना वो स्क्रीन पर बड़े ध्यान से देखते हैं क्योंकि उन्होंने पैसे दिए होते हैं। ठीक है, तो अब जो व्यूअर्स है उनका अटेंशन से मिलता है एडवर्टाइजमेंट को, इसीलिए क्या होता है, ये इफेक्टिव होता है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे देखो दूसरा पॉइंट भी आ गया कि इफेक्टिव होता है फॉर इमोशनल एंगेजमेंट एंड स्टोरी टेलिंग। ठीक है, अब देखो साथ ही साथ एक और मेरिट की बात की जाए तो ये उन लोगों के लिए टारगेट किया जाता है जो लोग मूवी देखने आए हैं, ताकि वो प्रोडक्ट को खरीद सके, और वो लोग टारगेट हो भी जाते हैं क्योंकि वो उस एडवर्टाइजमेंट को अटेंशन देते हैं अपना पूरा। साथ ही साथ अगर डीमेरिट की बात की जाए तो देखो आपको पता है अगर थिएटर में कोई ऐड दिखाया जा रहा है तो सस्ता ऐड तो होगा नहीं, ठीक है, उसका हाई कॉस्ट होगा। साथ ही साथ क्या होता है, सिर्फ थिएटर आने वाले लोगों तक को ही ये ऐड दिखाया जाता है, लिमिटेड ऑडियंस तक ये ऐड चलता है, यहाँ पे लिखा हुआ है नैरो ऑडियंस। ठीक है, साथ ही साथ अगर बात की जाए तो ऐड जो होता है ये वो सिर्फ एक बार दिखाया जाता है, बार बार किसी एडवर्टाइजमेंट को वहाँ पे नहीं दिखाया जाता कि एक बार ऐड आ गया फिर उसे रिपीट करा जा रहा है। तो ये क्या होता है, इम्पैक्ट इसका टेम्पररी भी हो सकता है, ये इसके डीमेरिट हो गए। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं अपने, जो कि है आपका इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे सिंपल सी बात कही जाए, जो भी आपका सोशल मीडिया का पॉपुलर इन्फ्लुएंसर जब किसी प्रोडक्ट के बारे में तारीफ करता है, सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो, ठीक है, तो वो आपका हो गया इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, जो कि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा चलता है। कोई भी इन्फ्लुएंसर है ना, जिसे लोग पसंद करते हैं, उसके बहुत सारे फॉलोवर्स है, तो वो अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है कोलैबोरेशन करके उस ब्रांड के साथ, तो वो सारी चीज़ें क्या हो जाती है, आपकी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में आ जाती है। तो देखो इसका मेरिट ये है ना कि ये जो है कस्टमर्स के बीच में ट्रस्ट को बिल्ड करता है, क्योंकि जब कोई इन्फ्लुएंसर है किसी प्रोडक्ट की तारीफ करता है ना, तो उन्हें लोगों को लगता है कि ये, इसको मैं तो शुरू से फॉलो कर रहा हूँ, ये झूठ क्यों बोलेगा, है ना। होता है बहुत लोगों का कई इन्फ्लुएंसर पर भरोसा होता है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि ये तो पैसा खा के बैठा है। ठीक है, मैं सबके बारे में बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक चीज़ बता रही हूँ, ठीक है, कॉमन सी चीज़ है। साथ ही साथ बात की जाए तो ये उन लोगों के ग्रुप तक पहुंचाने में मदद करता है जो कि किसी स्पेसिफिक टॉपिक में इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है, या किसी स्पेसिफिक चीज़ों में इंटरेस्टेड होते हैं, जो कि नीश मार्केटिंग में हमने पढ़ा है। ठीक है, साथ ही साथ अगर बात की जाए, सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको ये बता दिया। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो देखो जो लोग जो होते हैं इन्फ्लुएंसर के कंटेंट में इंटरेस्ट रखते हैं, इसी हिसाब से उनको प्रोडक्ट के लिए भी ज़्यादा लाइक्स, कमेंट और परचेज आ सकते हैं। ये पता है कि आप लोग, बहुत सारे लोग देखते हैं कि मेरा अगर इन्फ्लुएंसर, मेरा पसंदीदा इन्फ्लुएंसर ये देख रहा है, ये प्रोडक्ट खरीद रहा है, इसको इस्तेमाल कर रहा है, इसकी तारीफ कर रहा है, तो चलो मैं भी खरीद लेता हूँ। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा आजकल चल रहा है। आपने भी कभी ना कभी कोई ना कोई प्रोडक्ट इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होकर खरीदा जरूर होगा। ठीक है, डीमेरिट की बात कर लेते हैं, क्या क्या डीमेरिट होते हैं। तो देखो डीमेरिट ये है कि इन्फ्लुएंसर के रीच पर डिपेंड करता है कि वो कितना पैसा मांगेगा। अगर उसके फॉलोवर बिलियंस में है, मिलियंस में है, तो वो पैसा ज़्यादा मांगेगा, अगर थाउजेंड्स में है तो वो पैसा कम मांगेगा। तो ये डिपेंड करता है, तो एक तरीके से डीमेरिट है, कोई फिक्स चार्जेस नहीं है उनके। ठीक है,
अब देखो साथ ही साथ अगर इन्फ्लुएंसर किसी कंट्रोवर्सी में आ जाए तो ब्रांड की इमेज भी खराब हो सकती है। ये सारा रिस्क जो है वो एक बना रहता है। साथ ही साथ इसमें ROI को मेजर करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। नेटिव एडवर्टाइजिंग, नेटिव एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है ऐसे ऐड जो ब्लॉग या न्यूज़ आर्टिकल के जैसे होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके स्पॉन्सर्ड आर्टिकल जो कि नॉर्मल पोस्ट जैसे दिखते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं, ठीक है जी। अब देखो एक्सप्लेनेशन की बात सिंपल सी कहा जाए तो नेटिव ऐड जो होते हैं ना, सिंपल लैंग्वेज में समझो कि वो ऐड होते हैं जो किसी वेबसाइट या प्लेटफॉर्म पर रेगुलर कंटेंट की तरह दिखाए जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही रेगुलर कंटेंट के फॉर्म में लोगों को दिखाए जाते हैं जिससे लोगों को ऐसा लगता है ना कि वो ऐड नहीं है बल्कि रेगुलर कंटेंट जैसा उनको महसूस होने लगता है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसके मेरिट्स क्या है, ठीक है, इसके फ़ायदे क्या है। तो देखो ये ऐड जो होते हैं नेचुरल लगते हैं जैसे कि हमने बताया, इसीलिए इससे यूज़र डिस्टर्ब नहीं होता। ये हो गया आपका फर्स्ट इसका मेरिट। दूसरा मेरिट ये है आपका, अब देखो अगर कंटेंट यूज़फुल होता है तो लोग उसमें इंटरेस्ट भी दिखाते हैं जिससे ट्रस्ट जो है वो लोगों का बढ़ता है। साथ ही साथ ये आपका अच्छा होता है किसी भी ब्रांड की लॉन्ग टर्म लॉयल्टी को बिल्ड करने के लिए, ठीक है। अब देखो सबसे पहला डिमेरिट इसका ये है कि अगर मान के चलो कि स्पॉन्सर जो है वो ना लिखा हो, है ना, सिंपल सा कहा जाए अगर आपका किसी उसमें लेबल नहीं किया गया है वो स्पॉन्सर्ड है, तो ये आपको लोगों को लग सकता है कि ये जो है वो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है, लोगों के साथ धोखा हो सकता है। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो ये देखो ऑर्गेनिक कंटेंट और जो आपका एक्चुअल कंटेंट है, ऑर्गेनिक मतलब एक्चुअल कंटेंट है, और जो आपका एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है, पेड कंटेंट है, उसमें डिफ्रेंशिएट करना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। साथ ही साथ अब ये देखो अगर आपका एडवर्टाइजमेंट है वो वेल क्राफ्टेड नहीं है, रिलेवेंट नहीं है, तो लोग उससे बोर भी हो सकता है, उनका इंटरेस्ट उससे हट सकता है। अब देखो लास्ट पॉइंट आ जाता है आपका पेड सर्च एडवर्टाइजिंग, यानी कि जब आप गूगल पर कुछ भी सर्च करते हैं तब आपको जो सबसे ऊपर ऐड लिखा हुआ लिंक दिखाई देता है ना, वो आपका पेड सर्च ऐड होता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती है। देखो जब भी आप गूगल पे सर्च करोगे ना तो कुछ पर्टिकुलर चीज़ें ही आपको ऊपर दिखाई देगी किसी ब्रांड के बारे में, तो वो क्या होता है, उन्होंने अपना उसके लिए गूगल को पैसे दिए होते हैं ताकि वो गूगल एड्स में सबसे पहले ऊपर दिखाई दे। तो ये क्या है, पेड सर्च एडवर्टाइजिंग है, ठीक है, कि आप सर्च करो तो सबसे पहले आपके ही प्रोडक्ट के बारे में दिखाया जाएगा। अब देखो पेड सर्च में क्या होता है कि कंपनीज पैसे देती है ताकि उसका ऐड जो है गूगल के सर्च इंजन पर सबसे पहले दिखाया जाए, ठीक है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो। मेरिट की बात की जाए तो आपका तो ऐड जो होता है वो सीधा गूगल के टॉप पर दिखाई देता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जिससे क्या होता है लोग ज़्यादा उसे देख सकते हैं और ज़्यादा उसे चेकआउट कर सकते हैं, सिंपल। इस पॉइंट की बात की जाए तो ये हाईली टारगेट बेस्ड होता है क्योंकि जो लोग उसे सर्च कर रहे होते हैं उनको ये प्रोडक्ट या सर्विस दिख जाता है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है कि इजीली आप क्या कर सकते हो, ROI को ट्रैक कर सकते हो, परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हो। अब देखो सबसे पहला डीमेरिट ये है कि अगर आपका कीवर्ड जो है वो जिससे लोग सर्च करेंगे वो अगर फेमस है बहुत ज़्यादा, सिंपल से ये सब जो पॉपुलर है बहुत ज़्यादा, तो वो ऐड जो है वो आपका एक्सपेंसिव हो सकता है। देखो क्या होता है कि इसमें आपको कांस्टेंट मैनेजमेंट और ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही साथ यूज़र जो है वो इग्नोर कर सकता है पेड रिजल्ट को ताकि वो ऑर्गेनिक रिजल्ट को सर्च कर सके। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, आपको कुछ चीज़ें गूगल के टॉप पर पेड दिखाई देती है तो वो आप उसको हटा देते हो क्योंकि आपको ये लगता है कि ये तो पैसे देकर उन्होंने ऊपर लाया तो क्या पता खराब ही हो, है ना। आज के टाइम पे तो यही सोचते हैं कि जो पैसे देकर एडवर्टाइजमेंट कराया जा रहा है यानी कि आपकी सर्च वेब पे सबसे ऊपर आ रहा है तो वो क्या है, प्रोडक्ट खराब है। लोगों की मेंटेलिटी ऐसी है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा ये सारा फर्स्ट टॉपिक जो है वो ख़त्म हो चुका है चैप्टर नंबर 3 का, ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर अभी तक आपने यूनिट 1 और 2 नहीं देखा है तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो, चैनल पर ऑलरेडी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। और साथ ही साथ इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दिया जाएगा ताकि आपके लिए और भी आसान हो जाए। और इसका जो पार्ट 2 है वो भी जल्द से जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन।